द्वितीय विश्व युद्ध, जब हम ये सुनते हैं तो दिमाग में हिटलर, पर्ल हार्बर, डी डे यही सब आता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना के बारे में सोचा है? शायद नहीं। तो आज का डीप डाइव इसी कहानी पर है, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, इस बड़ी जंग में भारत की भूमिका। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ सैनिकों को भेजने की कहानी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक जटिल पहेली है। बिल्कुल, और यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। देखिए, एक तरफ एक गुलाम देश था जो अपने शासकों के लिए दुनिया भर में लड़ रहा था, और दूसरी तरफ उसी देश के अंदर आजादी की अपनी लड़ाई चल रही थी। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी को असाधारण बनाता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। जरूर। युद्ध जब खत्म हुआ तब तक भारतीय सेना में 25 लाख से ज्यादा सैनिक थे। 25 लाख? हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी ऑल वॉलंटियर आर्मी। और ये सैनिक कोई एक जगह नहीं लड़े। उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान, इटली के मुश्किल पहाड़ और बर्मा के घने जंगल, और उन सभी जगहों में से शायद बर्मा अभियान का असर सबसे गहरा था। अच्छा। हाँ, 1944 में कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाइयां हुईं, उन्होंने तो जैसे युद्ध का रुख ही पलट दिया। उसे तो कुछ कहते भी है ना? है। उसे अक्सर पूरब का स्टालिनग्राड कहा जाता है। पूरब का स्टालिनग्राड, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। यहाँ भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने मिलकर भारत पर हो रहे जापानी आक्रमण को न सिर्फ रोका, बल्कि उन्हें हराया भी। सिर्फ हराया नहीं, उन्हें उनके इतिहास की सबसे बड़ी जमीनी हार दी। ऐसी हार जिससे जापानी सेना फिर कभी उभरी नहीं पाई। कमाल है। लेकिन यहीं पर, जैसा आपने शुरू में कहा, वो विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल। एक तरफ भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों की आजादी के लिए अपनी जान दे रहे थे, और दूसरी तरफ भारत में महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। करो या मरो। हाँ, उनका करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। सही कहा। ये एक ही समय में दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने जैसा था। अंग्रेज सरकार ने भी बड़ी बेरहमी से इस आंदोलन को कुचला। 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। और इसी उथल पुथल के बीच एक और कहानी चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। हाँ, बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज INA बनाई। मकसद था अंग्रेजों पर बाहर से हमला करना। बिल्कुल। अब देखिए, सैन्य रूप से INA ज्यादा सफल नहीं हो सकी, ये एक सच्चाई है, लेकिन उनका असली असर तो युद्ध के बाद दिखा। जंग हारने के बाद भी वो एक तरह से जीत गए। ये कैसे हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस कहानी का। जब युद्ध खत्म हुआ और INA के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो पूरे भारत में देशभक्ति की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। नौसेना तक में विद्रोह हो गया। और इसका असर अंग्रेजों पर क्या हुआ? उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस भारतीय सेना के दम पर उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, वो अब उनकी वफादार नहीं रही। और इसी एहसास ने भारत की आजादी का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। वाह! तो एक हारी हुई सेना ने वो कर दिखाया जो शायद जीती हुई सेनाएं भी नहीं कर पाईं। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तो घर पर आम लोगों को भी तो इसकी कीमत चुकानी पड़ी होगी। बहुत भारी कीमत। ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। युद्ध के लिए भारत के संसाधनों को जिस तरह से निचोड़ा गया, उसका एक भयानक नतीजा 1943 के बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया। कितने लोगों की अनुमान है कि भूखमरी से करीब 15 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई। ये युद्ध की वो कीमत थी जो आम नागरिकों ने चुकाई। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि एक गहरे विरोधाभासों की भी है। हाँ। एक ऐसी सेना जो दूसरों की आजादी के लिए लड़ रही थी, जबकि उसका अपना देश गुलाम था। और फिर अंत में इसी वैश्विक संघर्ष ने भारत की अपनी स्वतंत्रता का मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल सही। और हमारे स्रोत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाते हैं। क्या? इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक हारी हुई लड़ाई का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है, वो एक जीती हुई जंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और दुनिया बदलने वाला साबित हुआ हो।